प्रयोग के बाद टिश्यू को किसी बंद डब्बे में फेंक दें। बुखार, गिरती वायु गुणवत्ता को नियंत्रण में करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्यालय में बने एक विशिष्ट शहरी वन का किया उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पश्चिम बंगाल के लिए एक वर्चुअल रैली को किया संबोधित। कहा, अमन और शांति में यकीन करने वाला भारत मतभेदों को शांतिप्रिय तरीकों से सुलझाने का है पक्षधर, लेकिन अपनी रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर भारत मुंहतोड़ जवाब देने में भी है सक्षम। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की दुनिया की पहली ड्रग डिस्कवरी हैकेथॉन 2020 की शुरुआत। कहा, इससे युवा पीढ़ी को नई दवाइयां बनाने के लिए मिलेगी प्रेरणा। देश में कोरोना मामलों में रिकवरी रेट करीब 59.51%। कोरोना के सक्रिय मामले हुए 2,26,947, 3,59,859 लोगों को इलाज के बाद मिली छुट्टी। कोरोना से 17,834 मरीजों की मौत। दुनिया भर में संक्रमितों की संख्या 1,06,00,000 के पार। रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के राष्ट्रपति पद पर 2036 तक बने रहने का रास्ता हुआ साफ। जनमत संग्रह में जनता ने भारी बहुमत के साथ देश में राजनीतिक यथास्थिति बनाए रखने का किया समर्थन। हांगकांग पुलिस ने नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत प्रदर्शन के दौरान कानून का उल्लंघन करने पर लोगों को किया गिरफ्तार। हांगकांग की स्थिति पर पहली बार भारत ने दिया बयान। मानवाधिकार परिषद में स्थिति की दी जानकारी। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने संकटग्रस्त क्षेत्रों में युद्ध जैसी स्थिति को रोकने के लिए पहली बार एक कोविड संबंधित प्रस्ताव को किया स्वीकार। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली स्थित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्यालय में एक विशिष्ट शहरी वन का उद्घाटन किया। 1 एकड़ में फैले इस बहुस्तरीय शहरी वन बनाने का मकसद दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है। पेड़ों के बढ़ने और हरियाली के कारण तेजी से बढ़ रहे शहरीकरण के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी और प्रदूषण की समस्या पर भी काबू पाया जा सकेगा। सीमित क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए गहन वनीकीकरण के लिए इस वन में स्थानीय सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। इस शहरी वन में 59 देशी प्रजातियों के 12,000 पौधों सहित कई पेड़ों की कतारें लगाई गई हैं। शहरी वन में जो पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया गया है वो पक्षियों, मधुमक्खियों, तितलियों और माइक्रोफौना के लिए बहुत ही उपयुक्त है। और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस शहरी वन के जरिए सीएजी ने अपने परिसर में एक ऑक्सीजन बैंक तैयार किया है जो कि बहुत उपयोगी है। इससे दिल्ली की वायु गुणवत्ता को सुधारने में काफी मदद मिलेगी। 3 साल के बाद ये जब पूरा फलेगा तो ये आनंद देगा, उपयोग भी देगा और कार्बन सोख भी लेगा और ऑक्सीजन देता रहेगा। यही तो जिंदगी का नाम है। पेड़ की जिंदगी इसीलिए होती है और पेड़ सीएजी ने अपनी खुद की ऑक्सीजन बैंक अपने कंपाउंड में ही तैयार की है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज पश्चिम बंगाल में आयोजित जन संवाद रैली को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उन्होंने मोदी सरकार के 6 साल की उपलब्धियों का जिक्र तो किया ही, साथ उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में केंद्र सरकार ने कई ऐतिहासिक काम किए हैं।
रविशंकर प्रसाद ने राज्य की ममता सरकार पर केंद्र की योजनाओं को सही तरीके से लागू नहीं करने का भी आरोप लगाया। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने चीन पर निशाना साधा और कहा कि वैसे तो हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं, लेकिन जो हमारी तरफ बुरी नजरों से देखेगा हम उससे माकूल जवाब भी देना जानते हैं। आजकल 2 सी चल रहा है, मालूम है ना? एक है कोरोना और दूसरा है चाइना। भारत शांति में विश्वास करता है। भारत समस्याओं को बातचीत से सुलझाना चाहता है। भारत वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है। लेकिन जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, अगर भारत के साथ कोई आंख मिलाएगा तो भारत आंख मिला के जवाब देना भी जानता है, समझना चाहिए। ये 1962 का भारत नहीं है, न झुकेगा न रुकेगा। भारत अपनी गति से आगे बढ़ेगा। और टिकटॉक सहित चीन के कुल 59 ऐप्स को बैन करने को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम भारत की जनता की निजता और डेटा सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत की सुरक्षा संप्रभुता के लिए, जनता के डिजिटल सुरक्षा के लिए, जनता के डेटा की सुरक्षा के लिए, पब्लिक ऑर्डर के लिए हम लोगों ने 59 ऐप को बैन किया है। कानूनी कार्रवाई होगी उसकी, लेकिन ये उसमें टिकटॉक भी है, पता है ना आपको? भारत की जनता की निजता के ऊपर, भारत की जनता की डेटा की चोरी के ऊपर, भारत की जनता के डेटा को भारत से बाहर भेजने के किसी कार्रवाई पर हम बहुत सख्त हैं। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के बीच दवा ढूंढने की कवायद युद्ध स्तर पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चल रही है। इसी क्रम में आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन लॉन्च किया। ये ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन गृह मंत्रालय, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी AICTE और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR की एक संयुक्त पहल है और CDAC, माईगव, श्रोडिंगर और केएमक्सॉन जैसे भागीदारों द्वारा समर्थित है। ये एक ऑनलाइन हैकाथॉन है जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए खुला हुआ है। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि आज विश्व के पहली ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 का शुभारंभ हो रहा है और इस अवसर पर मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी उनकी पूरी टीम को, स्वास्थ्य मंत्रालय, विज्ञान प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ये तीनों मंत्रालयों की इस महत्वपूर्ण टीम को बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं कि जो आज शुरुआत हुई है वो कोई सामान्य शुरुआत नहीं है। ये पूरे विश्व का ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन पहला है पूरी दुनिया का, जो ये 3 चरणों में होने वाला है। ये हैकाथॉन ये पहले चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण में, और जैसे मेरे को बताया गया कि ये केवल ये इनोवेशन एक दुनिया के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना है। ये केवल ड्रग की खोज के प्रति छात्रों में और शोधकर्ताओं में उत्सुकता ही पैदा करना नहीं है, बल्कि जैव चिकित्सा की दिशा में एक नए अभियान की शुरुआत करना भी इसके पीछे ये हेतु है। और खबर मध्य प्रदेश से है, जहां आज राज्य मंत्रिमंडल का दूसरी बार विस्तार किया गया। गोपाल भार्गव, विजय शाह, प्रेम सिंह पटेल, यशोधरा राजे सिंधिया, भूपेंद्र सिंह, बृजेंद्र प्रताप सिंह और विश्वास सारंग समेत आज कुल 28 मंत्रियों ने शपथ ली। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल का पहला विस्तार 21 अप्रैल को हुआ था, जब केवल 5 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी। और कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में सरकार के प्रयासों के साथ जनता का भी साथ रंग ला रहा है। कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर में भी लगातार इजाफा हो रहा है। कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर अब 59.51% हो गई है। कोरोना संक्रमण की स्थिति की बात करें तो इस समय देश में कोरोना के कुल 2,26,947 एक्टिव केसेस हैं। अब तक 3,59,800
859 लोग इलाज के बाद स्वस्थ भी हो चुके हैं। हालांकि 17,834 लोगों की अब तक कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। और इस सबके बीच दिल्ली एनसीआर में कोविड-19 की स्थिति और भविष्य की रणनीतियों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक खास बैठक बुलाई है। बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसमें शामिल होंगे। आज शाम होने वाली इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। दिल्ली एनसीआर को लेकर एक समन्वित रणनीति बनाने के मकसद से गृह मंत्री ने पिछले हफ्ते ये बैठक बुलाने का ऐलान किया था। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के अलावा संबंधित राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। इससे पहले अमित शाह दिल्ली एनसीआर के अधिकारियों के साथ एक बार बैठक कर भी चुके हैं। और केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ प्रवासी मजदूरों को मिलेगा। इसके लिए राज्यों के सहयोग से उनकी पहचान कर उनका इलाज उनके घर के पास ही मिलेगा। डीडी न्यूज से खास बातचीत करते हुए आयुष्मान भारत के डिप्टी सीईओ डॉक्टर विपुल अग्रवाल ने कहा है कि आयुष्मान भारत के लाभार्थी को योजना के तहत कोविड की जांच और इलाज भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत लैंगिक समानता का भी ख्याल रखा गया है और योजना का लाभ करीब 49% महिलाओं को मिल रहा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ प्रवासी मजदूरों को कितना मिल रहा है और कोविड काल में किस तरीके से आयुष्मान भारत योजना चल रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आयुष्मान भारत योजना के डिप्टी सीईओ डॉक्टर विपुल अग्रवाल। सर, अगर देखा जाए कि प्रवासी मजदूर बहुत सारे अपने स्टेट में चलेंगे तो कैसे आप उन तक पहुंचेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उनको इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा? देखिए, जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसकी एक बहुत बड़ी जो खासियत है वो इसकी पोर्टेबिलिटी है। ये पहली बार किसी भी योजना में शायद पोर्टेबिलिटी केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई कि इसमें इस योजना में जो हॉस्पिटल्स हमारे साथ एम्प्लॉयमेंट है, आज 22,700 स्वास्थ्य संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो हमारा जो लाभार्थी है वो किसी भी राज्य का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, वो किसी भी 22,700 में से हमारे साथ एम्प्लॉयमेंट हॉस्पिटल में जा सकते हैं और ट्रीटमेंट मुफ्त ले सकते हैं। कौन कौन से बीमारी के सबसे ज़्यादा लोग इलाज करा रहे हैं? इसमें जो सबसे ज़्यादा लाभ है वो हार्ट की जो रिप्लेसमेंट, वॉल्व रिप्लेसमेंट और जो कार्डियक मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जो हम हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी हृदय रोग की बोलते हैं, उनका सबसे ज़्यादा पैकेज की बुकिंग है। इसके साथ कैंसर और जो भी सामान्य आने वाली बीमारियां हैं, इसमें गंभीर बीमारियां हमने लगभग हृदय रोग, किडनी रोग, लिवर की बीमारी और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का, सब बीमारियों का मुफ्त इलाज है। तो एक परिवार के एक सभ्य या फिर तमाम सदस्य मिलकर 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा इसमें मुफ्त ले सकते हैं एक साथ। और जेंडर इक्वलिटी की बात करें तो कितना इसमें आयुष्मान भारत योजना ने एक तरह से उचित कदम उठाया इसके लिए? देखिए, पिछले 18 महीने में हम लोगों ने अभी तक लगभग 1 करोड़ 10 लाख लाभार्थियों को इसका लाभ दिया है इस योजना का, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मैं मानता हूं। और लगभग 14,000 करोड़ रुपए का इस अभी तक ट्रीटमेंट हम लोगों ने प्रोवाइड की है। अभी तक जो टोटल ट्रीटमेंट हुई है इसका 49% जितना महिलाओं ने उपयोग किया है। तो महिलाओं से की तमाम बीमारियों का इसमें हम मुफ्त इलाज दे रहे हैं। और गाँव तक हम लोग जो इन्फॉर्मेशन के माध्यम से और लोगों को राज्य सरकारों के सपोर्ट के माध्यम से हम उनको सूचना दे रहे हैं, उसकी वजह से महिलाओं ने इसका भरपूर उपयोग लिया है। तो ये थे डिप्टी सीईओ आयुष्मान भारत, जिनका कहना था कि जेंडर इक्वलिटी का ध्यान रखा जा रहा है और जो योजना का लाभ तकरीबन 49% जो है महिलाएं हैं उन्होंने उठाया है। कैमरामैन संजीव के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा विकसित उद्यम पंजीकरण पोर्टल कल से शुरू हो गया है। उद्यमों के वर्गीकरण और पंजीकरण की नई प्रक्रिया 26 जून को पहले से ही घोषित अधिसूचना के रूप में शुरू हो गई है। चैंपियंस कंट्रोल रूम और डीआईसी में सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए सरकारी सिस्टम इस प्रक्रिया में लोगों की मदद करेगा। इसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी तरह से फ्री है, मुफ्त है और इसके लिए कोई भी फीस आपको नहीं देनी होगी। भारत में एमएसएमई के पंजीकरण के लिए एक नई व्यवस्था शुरू हो चुकी है। देश में अब सभी लघु, सूक्ष्म और मध्यम इकाइयों की एक विशिष्ट पहचान संख्या होगी। वहीं साथ ही इन इकाइयों को उद्यम के नाम से जाना जाएगा। सभी इकाइयां, फिर चाहे वो नई हो या फिर पुरानी, उद्यम registration.gov.in पर पंजीकृत होना होगा। पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक ऑनलाइन उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
साथ ही पंजीकरण के नवीनीकरण की कोई आवश्यकता नहीं होगी। वहीं चैंपियंस कंट्रोल रूम में सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए सरकारी सिस्टम इस प्रक्रिया में लोगों की मदद करेगा। और सबसे खास बात ये कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी तरह से मुफ्त है और इसके लिए कोई फीस नहीं देनी होगी। दरअसल एमएसएमई की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन, पेपरलेस और सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर है। एमएसएमई को पंजीकृत करने के लिए कोई दस्तावेज और प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने होंगे। पंजीकरण के लिए केवल आधार संख्या ही पर्याप्त होगी। उद्योगों के निवेश और टर्नओवर पर पैन और जीएसटी से जुड़ी जानकारी संबंधित सरकारी डेटाबेसों से अपने आप ले ली जाएगी। ये नया ऑनलाइन सिस्टम पूरी तरह से टैक्स और जीएसटीएन सिस्टम से जुड़े होंगे। 1 अप्रैल 2021 से पैन और जीएसटी नंबर अनिवार्य है। जिन लोगों के पास EM2 या UAM पंजीकरण और एमएसएमई मंत्रालय के तहत किसी भी अथॉरिटी की तरफ से जारी किया गया पंजीकरण है, उन्हें फिर से इस पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा। कोई भी उद्यम एक से अधिक उद्योग पंजीकरण दर्ज नहीं करा सकेगा, लेकिन एक पंजीकरण के तहत कई विनिर्माण या सेवा प्रदान कर सकता है। मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि इस नई पंजीकरण प्रक्रिया से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा और इससे लेन देन के समय और लागत में भी कमी आएगी। मंत्रालय ने साथ ही स्पष्ट किया है कि पोर्टल को छोड़कर कोई अन्य निजी या ऑफलाइन प्रणाली, सेवा, एजेंसी या व्यक्ति एमएसएमई पंजीकरण करने के लिए अधिकृत नहीं है। दिल्ली से अजय मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खबर रूस से है, जहां राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अगले दशक के मध्य तक, जी हां, अगले दशक के मध्य तक सत्ता में बने रहने का जबरदस्त जनादेश हासिल कर लिया है। रूस में कल हुए जनमत संग्रह में जनता ने भारी बहुमत के साथ देश में राजनीतिक यथास्थिति बनाए रखने का समर्थन किया है। संवैधानिक संशोधनों पर हुए राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह के नतीजों से राष्ट्रपति पुतिन के राष्ट्रपति पद पर 2036 तक बने रहने का मार्ग खुल गया है। पुतिन 2 दशक से रूस में सत्तासीन हैं। रूस के केंद्रीय चुनाव आयोग ने कल रात 50% मतपत्रों की जांच के बाद कहा कि वोट देने वाले 76.24% नागरिकों ने संशोधनों का समर्थन किया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक झा इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अभिषेक, ये जो खबर हम अभी दे रहे हैं अपने दर्शकों को, और हम कह रहे हैं कि 2036 तक राष्ट्रपति पद पर बने रहने का जो रास्ता है उनका, वो अब साफ हो गया है। कैसे हो पाया है, किस तरह से संविधान में संशोधन किया गया, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए असीम, ये जो भी पुतिन ने अभी इस तरह से कहा नहीं है कि वो 2036 तक रूस के राष्ट्रपति रह सकते हैं, लेकिन ये कयास जरूर लगाया जा रहा है क्योंकि पुतिन का जो मौजूदा टर्म है वो 2024 में खत्म हो रहा है और जो मौजूदा कानूनी और संवैधानिक जो प्रावधान किए जा रहे हैं, जो संशोधन जिसके लिए पूरा मैंडेट, पूरा रेफरेंडम एक तरह से हुआ है, उसके तहत कोई भी व्यक्ति जो कि राष्ट्र के सबसे उच्च पद पर होगा, उसका ये टर्म माना नहीं जाएगा क्योंकि नए प्रावधानों के तहत 2 बार से ज्यादा कोई देश का राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर कोई भी मौजूदा राष्ट्रपति है तो उसके इस टर्म को काउंट नहीं करेंगे। 2024 में पुतिन का टर्म खत्म होता है और 2 बार अगर वो और राष्ट्रपति बनने की योग्यता हासिल कर लेते हैं इन प्रावधानों के बाद, तो निश्चित रूप से उनका 2036 तक राष्ट्रपति पद पर टिके रहना का रास्ता साफ हो जाएगा। 20 साल से वो रशिया की बागडोर संभाले हुए हैं। कई बार इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी किए गए। जब वो राष्ट्रपति से उन्होंने प्रधानमंत्री में वो एग्जीक्यूटिव पावर्स ट्रांसफर किए गए थे। तो अभी तो फिलहाल ये पूरा प्रावधान उन्होंने अलग अलग प्रावधान किए हैं, उसके तहत उन्होंने ज्यादा बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किए हैं। करीब 200 के आसपास जो रिफॉर्म्स है वो किए गए हैं, जिनमें सामाजिक, आर्थिक और कहे तो थोड़ा सा एक रिलीजियस सेंटिमेंट है जिसको ध्यान में रखा गया है। रूसी जो जड़ हैं, जो रूसी लोग हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया है रूसी नागरिक होने के लिए। और रशिया रूसियों का होगा, इस बात पर बहुत ज्यादा जोर है। और रूसी कौन होंगे? वो ऐसे होंगे जो आप एक तरह से समझे कि जिन्होंने मिलकर रूस को बनाया है, जो भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, मान्यताओं के आधार पर पुरातन काल से रूसी माने जाते रहे हैं, उनको एक ज्यादा हाईलाइट किया गया है इन प्रावधानों में। लेकिन अभिषेक, चूंकि हम ये भी जान रहे हैं कि जब ये प्रस्ताव लाया गया था बीते महीनों में, बीते सालों में, कि इसको और भी बढ़ाया जाए, टर्म को और भी बढ़ाया जाए 2036 तक के लिए संविधान संशोधन के प्रस्ताव को, तो उसके विरोध में वहां के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से फिर राष्ट्रपति पुतिन ने वहां के दूसरे अपने जो पसंद के जो पीएम थे उन्होंने उनको लाया था। ये सारी कवायद एक तरफ, लेकिन कुछ सेक्शन में ये भी कहा जा रहा है कि इससे उनके अपने ही लोग खफा हैं।
इसके पीछे कोई जानकारी अगर देखिए निश्चित रूप से एक तरीके से जो पुतिन ने जब सत्ता की बागडोर संभाली थी, वो कुछ 47 इयर्स के थे। उसके बाद बहुत सारे लोग रहे हैं जिन्होंने उसके अंदर में लीडरशिप की है, राजनीति की है, और एक सफलता के ऊपर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत सारी विचारधाराएं होती है पार्टी में, जो कि अलग अलग लोग भी ऊपर आना चाहते हैं। अब पुतिन अगर 2036 तक स्वयं को राष्ट्रपति बनाने के लिए रशिया के अगर ये मैंडेट रखना चाहते हो, तो निश्चित रूप से उन लोगों में थोड़ा असंतोष जरूर होगा, जो खुद को भी एक लीडर के तौर पर देश के देखना चाह रहे हैं। दूसरा और है जो डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट है रशिया का, वो इससे कहीं ना कहीं छींचता नजर आ रहा है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति 36 साल तक या 3 दशक से ज्यादा तक रशिया की बागडोर संभालने की स्टेटस में हो, कि तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए ये बहुत अच्छी बात नहीं कही जा सकती है। इसका काफी ज्यादा विरोध भी हुआ रशियन में, लेकिन पुतिन की बहुत मजबूत पकड़ है वहां की जनता में बहुत ज्यादा हीरो माने जाते हैं। तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स हो सकता है, लेकिन पुतिन की सत्ता पर इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है। चलिए एक आखिरी सवाल और संक्षेप में जवाब दीजिएगा अभिषेक, क्योंकि अब जनता ने भी समर्थन दे दिया है, 2036 तक बने रहेंगे वो राष्ट्रपति। भारत के साथ कैसे देखते हैं संबंधों को? भारत के साथ बहुत एक तरीके से कहें, जो रशिया के साथ भारत का रिश्ता रहा है उसमें एक कॉन्टिन्यूटी कहें तो जारी रह जाएगी। आपको मैं बता दूं असीम, एक इत्तेफाक है कि जब रूस और भारत का जो शिखर सम्मेलन शुरू हुआ था, जिसमें हर एक साल भारतीय प्रधानमंत्री रूस जाते हैं और रूस के राष्ट्रपति एक बार भारत आते हैं, ऑल्टरनेट ईयर्स में होता है। ये शुरुआत हुई थी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय। बिल्कुल। और तब भी इसकी शुरुआत की थी रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने, और आज जब प्रधानमंत्री मोदी के साथ करीब 20 साल बाद भी वो सफर कायम है, तब भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन। अभिषेक, आप इशारा कर रहे हैं 1999 की। बिल्कुल। तो ये 20 साल से लगातार देखिए तो एक कंटिन्यूटी जारी रह गई रशिया के साथ, और अगर पुतिन वहां पर रहते हैं तो निश्चित रूप से भारत के लिए तो ये सहज भावना होगी, क्योंकि जो भी आपके स्ट्रेटेजिक डायलॉग हैं, जो भी कूटनीतिक आपके मसले हैं उनके साथ, वो एक कंटिन्यूम में बना रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, इन तमाम ताजा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ेंगे आगे, बात कोरोना की ही करेंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कोविड-19 से विश्व भर में 1,06,68,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि 5,15,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। दुनिया भर में संक्रमित देशों में अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रभावित लोग हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से बढ़ती मौतों के कारण कई अमेरिकी राज्यों, विशेष रूप से दक्षिणी और पश्चिम के राज्यों को लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया को रोकना पड़ा है। देश में कोरोना से 26,86,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं और 1,28,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। कैलिफोर्निया में ज्यादातर जगहों पर इंडोर गतिविधियों को कम से कम 3 सप्ताह के लिए रोक दिया गया है। देश की 70% आबादी वाली 19 काउंटीज में सभी इंडोर आउटडोर बार और पब बंद रहेंगे। न्यूयॉर्क के रेस्टोरेंट में अंदर बैठकर भोजन करने की व्यवस्था को भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इस बीच WHO ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि जो भी राष्ट्र अभी भी नोवेल कोरोना वायरस से निपटने के लिए उपलब्ध हर तंत्र का उपयोग करने में विफल हैं, उन्हें इस वायरस को मात देने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। कोविड-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण के बीच WHO ने कहा है कि वायरस के स्रोत का पता लगाने के लिए अगले सप्ताह अपने मुख्यालय से वो 2 विशेषज्ञ चीन भेजेगा। देर से प्रतिक्रिया देने और गोपनीयता बनाए रखने पर अमेरिका और अन्य लोगों की आलोचना झेल रहे चीन का कहना है कि ये पूरी तरह से पारदर्शी था और एक बार महामारी नियंत्रण में आने के बाद वो जांच में सहयोग भी करेगा। इस बीच ब्राजील में कोविड-19 से पिछले 24 घंटे में 46,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। एक दिन में 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत के साथ ही देश में मरने वालों का आंकड़ा 60,000 से ज्यादा हो गया है। पिछले हफ्ते इस दक्षिण अमेरिकी देश में इस महामारी से सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई थी। स्थानीय समुदायों को अलग थलग करने के लिए सेना हेलीकॉप्टर द्वारा सुरक्षात्मक सामग्री और दवाएं मुहैया कराई जा रही हैं। न्यूजीलैंड के स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना काल में लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने और महामारी से निपटने को लेकर सरकार के प्रयासों की आलोचना के बाद इस्तीफा दे दिया है। डेविड क्लार्क लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने परिवार को कार से समुद्र तट पर ले गए थे। प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। खबर हांगकांग से है। भारत ने पहली बार हांगकांग की स्थिति पर बयान दिया है। जिनेवा स्थित मानवाधिकार परिषद के 44वें सत्र में हिस्सा लेते हुए भारत ने कहा है कि हांगकांग में बड़ी संख्या में रहने वाले भारतीयों की स्थिति को देखते हुए वो वहां के हालात पर नजर रखे हुए हैं। भारत के राजदूत राजीव कुमार चंद्र ने कहा कि हांगकांग को बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय ने घर बनाया है वहां पे, और हांगकांग में हो रहे घटनाक्रमों को लेकर कई चिंताजनक बातें सुनी हैं।
उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस मसले से संबंधित सभी पक्ष ध्यान देंगे और इसका बेहद ही गंभीरतापूर्ण तरीके से समाधान निकाला जाएगा। Given the large Indian community that makes the Hong Kong Special Administrative Region of China its home, India has been keeping a close watch on recent developments. We have heard several statements expressing concern on these developments. We hope the relevant parties will take into account these views and address them properly, seriously and objectively. और वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि ये हांगकांग के लोगों के लिए बहुत ही दुखद दिन है और चीन को नए प्रतिरोधी उपायों को लेकर चेतावनी भी दी, जिनमें क्षेत्र को रक्षा और दोहरे इस्तेमाल वाली प्रौद्योगिकी के निर्यात को खत्म किया जाना शामिल है। पोम्पियो ने कहा कि अमेरिका हांगकांग के आजादी पसंद लोगों के साथ खड़ा रहेगा। और इस सबके बीच हांगकांग पुलिस ने चीन की सरकार द्वारा लागू नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कल प्रदर्शन के दौरान कानून का उल्लंघन करने के संदेह में कम से कम 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से कम 2 लोगों को हांगकांग की स्वतंत्रता की मांग कर पोस्टर और झंडे दिखाने के लिए गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कहा कि उसने अवैध रूप से जमा होने, हथियार रखने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का उल्लंघन करने समेत विभिन्न आरोपों में 350 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। लगभग 3 महीने की जद्दोजहद के बाद आखिरकार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कोविड-19 से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। फ्रांस और ट्यूनीशिया द्वारा ड्राफ्ट किए गए इस प्रस्ताव में दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों के प्रति भेदभाव को तुरंत समाप्त करने की बात कही गई है और संयुक्त राष्ट्र महासचिव और उनके विशेष प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए कदमों का भी समर्थन किया गया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। और अगर सब्सक्राइब करो तो लाल वाला बटन उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर दबाओ से कहा कि में अधिकांश